हेलो, नमस्कार दोस्तों। एपीएस लॉ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना। एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है। डेट तो आ चुका है, समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग रिवीजन क्लास में क्या देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब विस्तार से पढ़ने का समय एकदम नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न उठ सकता है, सिर्फ हम लोग वो देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं आज प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की शुरुआत देखिए कहाँ से होता है। प्रस्तावना क्या होता है? तो प्रस्तावना जो होता है वो किसी भी अधिनियम का या संविधान का क्या होता है, ये कुंजी होता है। तो जो प्रस्तावना है वो संविधान के प्रारंभ में या किसी भी अधिनियम के प्रारंभ में एक प्रस्तावना या उद्देश्य खंड होता है जो उसका उद्देश्य बताता है। वैसे ही प्रस्तावना क्या है, ये संविधान का पूरा उद्देश्य बताता है, ये उसका दर्पण है। प्रस्तावना को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या चीज़ का वर्णन है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन से सिद्धांत है आदि सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्रस्तावना पढ़ के मिल सकती है। यानी कि प्रस्तावना वो है जो एक दर्पण है, जो पूरे संविधान का निचोड़ बताता है, जिसको देख करके आप संविधान के बारे में अंदाजा लगा लेंगे कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। यानी कि किस प्रकार की सरकार हो सकती है, जनता को क्या अधिकार दिया गया है, क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, किस प्रकार की सरकार होगी आदि बातों का कहाँ से जानकारी मिल जाता है हमको, प्रस्तावना से। इसलिए प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, कुंजी बोला जाता है, या इसको संविधान का दर्पण कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में क्या लिखा है, तो देखिए प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग। यानी कि प्रस्तावना को, यानी इस संविधान को बनाने वाले कौन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो है हम भारत के लोग। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि संविधान को बनाने वाले कौन है, या प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है, तो वो शब्द है हम भारत के लोग। यानी कि भारत की जो जनता है उन्होंने स्वयं के लिए और अपने देश के लिए क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है। तो यहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। हम भारत के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए संविधान बनाए, किसके लिए, भारत को। भारत के लिए क्या है, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला नंबर हो गया प्रभुत्व संपन्न, दूसरा नंबर हो गया समाजवादी, तीसरा नंबर हो गया पंथ निरपेक्ष, चौथा हो गया लोकतंत्रात्मक और पांचवा हो गया गणराज्य। तो ये पांचों वर्ड पूछे जाते हैं सीक्वेंस में, वहां लिखा रहेगा एग्जाम में आपके प्रश्न में कि प्रस्तावना के ये शब्द क्रमबद्ध हैं। तो क्या है, हम भारत के लोग, भारत को यहाँ से शुरू होता है, पूछा जाता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहला शब्द क्या है, प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और अंतिम में है गणराज्य। तो इसका क्रम वाइज पूछा जाता है कि क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रभुत्व संपन्न, दूसरा नंबर पे समाजवादी, तीसरा नंबर पे पंथ निरपेक्ष, चौथा पे लोकतंत्रात्मक और पांचवा पे गणराज्य। तो किसके लिए उद्देश्य है, ये है संविधान में जो उद्देश्य है किसके लिए है, यह है भारत के लिए। यानी कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब नागरिक को क्या मिला है, तो नागरिक को मिला है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आप बताएंगे न्याय 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। पहला कौन सा है, सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। यानी कि हमको प्रियम्बल में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के दी गए हैं, तो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, विचार,
1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। यानी कि पूछा जाए कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं। कहाँ से शुरू होता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो आप याद रखेंगे कि पहला कौन है स्वतंत्रता? पहला विचार है। ये क्रम वाइज ही पूछ लिए जाते हैं या पहला करके पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है विचार की स्वतंत्रता और जो लास्ट में हुआ उपासना की स्वतंत्रता। तो पहला कहाँ से शुरू करेंगे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। तो विचार और उपासना, पहला है विचार और लास्ट है उपासना। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो पहला पूछा जाता है या लास्ट पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसके बाद पूछा जाता है समता। समता कितने प्रकार के हैं? तो समता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार की समता हो गई? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किसकी समता बात करते हैं हम यहाँ पे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे समता कितने प्रकार की है? तो समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, तो प्रस्तावना को हम लोग शुरू से एक बार पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। क्या है यहाँ पे? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, इन सबों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये जो बंधुता है किसके लिए है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, तो जो बंधुता है किसके लिए हुआ है? व्यक्ति के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। ठीक, ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल में जो बंधुता यूज हुआ है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आप लिखेंगे कि ये व्यक्ति के लिए भी हुआ है और दूसरा राष्ट्र के लिए भी हुआ। ठीक है, तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को स्वीकार करते हैं। ठीक, तो आप हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि प्रस्तावना जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और भारत के लिए क्या है? तो भारत के लिए भी 5 उद्देश्य है। तो पहला प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणराज्य। तो ये सब बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। हमको कंसेप्ट के लेवल में नहीं जाना है, हमको बस इतना समझना है कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप बताएंगे कि यहाँ पे 5 जो है भारत के लिए है उद्देश्य, 3 न्याय के लिए है, कि 5 जो है स्वतंत्रता से संबंधित हमारे अधिकार है। उसके बाद समता 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक, बंधुता जो है वो व्यक्ति के लिए भी है और राष्ट्र के लिए भी है। उसको बढ़ाने के लिए क्या हुआ है? इस संविधान का निर्माण किया गया है। अब जो इसमें पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इसमें संशोधन किया गया था। ठीक, तो अभी हम लोग 42वें संविधान संशोधन का इसमें क्या जोड़ा गया है उसको देख लेते हैं। तो 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पे समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। पहला क्या जोड़ा गया? समाजवादी। दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। ठीक है, क्या जोड़ा गया था इसमें? पहला समाजवादी, यानी समाजवादी शब्द जो है हमारे संविधान के लागू होने
लागू होने के समय इसमें क्या था, शामिल नहीं था। यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द शुरू में नहीं थे। इनको कब लाया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, 1976 के द्वारा क्या किया गया, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए, ये तो पहले से था इसमें। दूसरा क्या जोड़ा गया, वो यहाँ जोड़ा गया राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। तो हम देख लिए कि क्या हुआ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द कब आए हैं, ये तीनों शब्द आए हैं 1976 में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा तीन नए शब्द हमारे प्रियम्बल में शामिल किए गए। ये तीन शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो आपसे पूछा जा सकता है। और आगे हम लोग इस पे 2 केस बहुत लीडिंग है, जिसको देख लेना चाहिए, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि वो कौन केस है जिसमें कहा गया कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक, एक केस है जो पूछा जाता है कि वो कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये दोनों को हम लोग अभी देख लेंगे। ये दोनों केस इम्पोर्टेंट है। पहले केस का नाम है इनरी बेरुबारी बाद। इनरी बेरुबारी बाद में क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती का केस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि केशवानंद भारती में बहुत बड़ा संशोधन हुआ था संविधान में, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। पहला केस जो है इस पे वो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन लाल का, बनाम मदन लाल यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन लाल। इसमें क्या हुआ, इस केस में कहा गया कि जो प्रियम्बल है ये कार्यकारी अंग नहीं है। इसमें कहा गया कि आप प्रियम्बल को न्यायालय में ले जाकर के परिवर्तित नहीं करवा सकते, यानी ये कार्यकारी अंग नहीं है। यानी कि आप प्रियम्बल के आधार पे किसी अधिकार का मांग नहीं कर सकते हैं। तो पहला केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन लाल का। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो कार्यकारी अंग नहीं है, यानी कि इसके आधार पर कोई बात नहीं लाया जा सकता, किसी अधिकार को लागू नहीं करवाया जा सकता। दूसरा केस है वो है इनरी बेरीवारू। दूसरा केस का नाम है इनरी बेरीवारू। इनरी बेरू बारी बाद या प्रकरण करिए। इनरी बेरुबारू में क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, यानी क्या है, ये संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान से अलग है।
संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान से ये अलग है। तो केस का नाम क्या है? इन री बेरुवारी वाद, जिसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी कि ये संविधान से अलग है। ठीक। और इसी के बाद, इसी डिसीजन के बाद क्या हुआ कि इसमें संशोधन करने के बारे में विचार नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद एक केस आया 1973 में। केस का नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में क्या कहा गया? इसमें आया बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत इसमें किया गया था। इसमें क्या किया गया था? आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। आधारभूत ढांचा का सिद्धांत किस केस में आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसका साइटेशन भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केशवानंद भारती का जजमेंट कब आया था, तो 1973 में आया था। क्या चीज से संबंधित था ये? तो इस केस में कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, यानी संविधान का भाग है, यानी कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो क्या है? संविधान के साथ है, संविधान से जुड़ा हुआ है, वो संविधान का भाग है, अलग नहीं है। यानी कि जो निर्णय इनरी बेरीवारू के केस में जो दिया गया उसको क्या किया गया? केशवानंद भारती के केस में उलट दिया गया या उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और दूसरा जो नियम दिया गया वो दिया गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती का जो केस है इसमें जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया वो है आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी किस केस में दिया गया या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक। और इसी केस में कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, वो संविधान से अलग नहीं है, यानी कि वो संविधान के साथ है। तो ये केस है जो इस पर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अब ये पूछा जाता है कि संविधान को कब हम लोग स्वीकार किए? तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जब प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसको क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो थोड़ा सा इस शब्द को देख लीजिए कि अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना के अंत में क्या लिखा है, तो प्रस्तावना के अंत में लिखा हुआ है, अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ईस्वी में है, सन में है। और इसका हिंदी महीना है वो है मिति मार्ग। शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। विक्रमी को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, जो लास्ट पैराग्राफ है हमारे संविधान का वो क्या है, वो है बंधुता बढ़ाने के लिए। इतना तो हम लोग देख लिए थे। ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी का कौन सा महीना था। इंग्लिश का तो सबको याद है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, लागू कब हुआ था, तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो लागू होने का डेट और स्वीकार करने का डेट याद रखिएगा कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, तो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगर हिंदी का महीना पूछा जाए तो हिंदी का महीना कौन था, 2006 विक्रमी। कौन था, 2006 विक्रमी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि संविधान के प्रस्तावना में शक संवत यूज किया गया कि विक्रम संवत, तो आप यहाँ पे देखिए विक्रमी संवत है। ठीक है, विक्रम संवत यूज किया गया। ठीक है, शुक्ल सप्तमी। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, पूरा ये वर्ड हिंदी वाला ही पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी। ठीक, शुक्ल सप्तमी को 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को क्या किए, 3 काम किए। पहला काम किए अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित और तीसरा आत्मार्पित। ये तीनों वर्ड एक साथ लिख करके पूछे जाते हैं कि इनका क्रम बताइए क्या किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो पहला अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित और सबसे लास्ट में है वो है आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है उसको स्वीकार कर लेना। अधिनियमित का मतलब होता है उसको अधिनियम का रूप दे देना, एक कानून का रूप दे देना। और तीसरा होता है आत्मार्पित, यानी उसको अपने आत्मा में बैठा लेना, अपने आप से उसको जोड़ लेना। आत्मार्पित का मतलब होता है अपने आप में उसको, अपने को अर्पण करना, अपने को समर्पण करना, उसको समर्पित कर लेना। यानी आप अपने आत्मा को क्या कर लिए, संविधान के साथ जोड़ लिए, यानी आत्मा से संबंध स्थापित किए। सिर्फ उसको स्वीकार नहीं किए, आत्मा से स्वीकार किए। इसी को बोलते हैं आत्मार्पित, अपने आत्मा को अर्पित किए और उसको स्वीकार कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया, हम संविधान को क्या किए, अंगीकृत किए, अधिनियमित किए और आत्मार्पित किए। अधिनियमित कैसे किए, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो क्या कर रही थी, एक विधायिका के रूप में काम कर रही थी और उसके द्वारा जो बनाया गया उसको क्या कर दिया हम लोग, अधिनियमित कर लिए। ठीक, तो इसको अधिनियमित कहा गया। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, तीनों का क्रम क्या है। तो आप तीनों का क्रम याद रखिएगा और अच्छे से बता दीजिएगा। पहला है अंगीकृत,
पहले हमने इसको स्वीकार किया। दूसरा है अधिनियमित, यानी कि हमने इसको कानून का रूप दिया। तीसरा है आत्मार्पित, यानी कि अपने आत्मा में इसको स्थापित किया, अपने आत्मा से स्वीकार किया, अपने आत्मा में इसको जगह प्रदान किया। ये अब हमारे से अलग नहीं है, हमारे आत्मा के साथ जुड़ गई। ठीक है, तो ये है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बता दिए। ज्यादा विस्तार में हम नहीं गए हैं, क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपके, बस हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अदरवाइज अगर प्रस्तावना को पढ़ाया जाए तो ये बहुत बड़ा है, 2-3 क्लासेस पे चल जाता है। तो इतना हो गया इसका हमारे इससे संबंधित प्रश्न। अब ये पूछा जाता है कि जो लिखित संविधान है उसकी अवधारणा कहाँ से आई, तो ये फ्रांस से आई थी। विश्व का पहला लिखित संविधान बना कहाँ, तो ये यूएसए में बना था, ये आप याद रखिएगा। और जो हमारे संविधान जो है वो अब हम उसका स्रोत देख लेते हैं कि हमारे संविधान में जो निर्माण हुआ है संविधान का, तो हम लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण में हमारे जो देश के विधिवेत्ता थे, विद्वान थे, वो विश्व के संविधानों का अध्ययन किए, विश्व के देशों का दौरा किए, उनके संविधानों का अध्ययन किए और उसकी अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो जब उन सारी अच्छी बातों को शामिल किया गया तो एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, LLB LLM एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा, कि वो कौन कौन से चीजें हैं जो हम किन किन देशों के संविधान से ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो उसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि हमारे संविधान में कौन कौन चीज कहाँ से लिया गया। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न तो इससे स्रोत से जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको स्रोत अगर पता है तो आपका 1 नंबर फिक्स है। तो इसलिए स्रोत को ध्यान से याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला है अमेरिका से क्या लिया गया है। सबसे पहला पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका के संविधान से ही हमारे मूल अधिकार की जो बात है। पहला देख लेते हैं यूएसए से, यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो यूएसए से जो लिया गया है वो है मूल अधिकार। ठीक, यूएसए से लिया गया हमारा फंडामेंटल राइट, पहला फंडामेंटल राइट। दूसरा लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, जो हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से।